नमस्कार, आप सबका स्वागत है ग्रीन शिक्षार्थी मंच पर। और आज हम शुरू करेंगे 270 पेज नंबर से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? एडिसन का, वर्ड्सवर्थ का, कोलरिज का, मैथ्यू अर्नोल्ड का। तो इसका जो आंसर है वो है कोलरिज। यहाँ पर कवि है, जन्म निधन वर्ष है और कथन दिया गया है। कोलरिज का समय है 1772 से 1834 और इनका कथन है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। वर्ड्सवर्थ का समय है 1770 से 1850 और इनका कथन है, कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से 1880 काव्य जीवन की आलोचना है, यह इनका कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो यह जो कथन है यह सुमित्रानंदन पंत का है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर कथन दिए गए हैं। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 और इनका कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937 काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 मनुष्यों की मुक्ति की तरह निराला कविता की भी मुक्ति होती है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। अब लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। तो जो काव्यलिंग है वो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। श्रृंखला मूलक अलंकार इस वर्ग के अलंकारों में दो या अधिक पदार्थों का क्रम से वर्णन होता है और ये श्रृंखला के समान परस्पर बंधे रहते हैं। उदाहरण, कारणमाला, एकावली, माला दीपक, सार अलंकार। काव्यलिंग अलंकार किसी मुक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई मुक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसमें जो आंसर है वो है डी। जो खड़ी बोली है वो आकार बहुला है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी ओकार बहुला बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता जो है वो केशवदास की कृति है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और रचनाएं दी गई हैं। केशवदास, इनका समय है 1555 से 1617। इनकी रचनाएं हैं, रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601, रामचंद्रिका 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, छंदमाला नक्षिक। अब देखते हैं भिखारीदास को। भिखारीदास, इनका समय है 1705 से 1770 और इनकी रचनाएं हैं, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, रस सारांश 1742, छंदावर्ण पिंगल 1742, शतरंज शतीका, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश। पद्माकर, इनका समय है 1753 से 1833 और इनकी रचनाएं हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, पद्माभरण प्रबोध पचासा, राम रसायन, कली पचीसी, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद। सेनापति 1879 ईस्वी, काव्य कल्पद्रुम, कवित्र रत्नाकर। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो गीत गुंज जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यहाँ पर कवि हैं और रचनाएं दी गई हैं। निराला, इनका समय है 1896 से 1961 और इनकी रचनाएं हैं, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांधे काकली 1969, राग विराग। अब देखते हैं सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977 और इनकी रचनाएं हैं, छायावादी रचना है, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, कुंचन 1932, प्रगतिवादी रचना है, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुली 1947, युगपथ 1948। नव मानवतावादी रचनाएं हैं, उत्तरा
49, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतीमा 1955, लोकायतन 1964। राम कुमार वर्मा, इनका समय है 1905 से 1990 और इनकी रचनाएं हैं रूप राशि 1931, निश्चित चित्ररेखा 1935, आकाश गंगा। महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987 और इनकी रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1940। अगला प्रश्न है, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन। तो छाया नामक एकांकी के लेखक हैं सुदर्शन। यहाँ पर एकांकीकार है और एकांकी दी गई है। सुदर्शन की एकांकी है छाया, उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी है पर्दे के पीछे, धूम शिखा, अभिनव एकांकी, चार एकांकी, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, अंधकार और प्रकाश। रामकुमार वर्मा, इनकी एकांकी है बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी, महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम, पांच जन्य, मयूर पंख, जूही के फूल। उदय शंकर भट्ट की एकांकी है पर्दे के पीछे, धूम शिखा, अभिनव एकांकी, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, अंधकार और प्रकाश। यहाँ पर जो एकांकियां दी हुई हैं वो उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी भी है और उदय शंकर भट्ट की एकांकियां भी यहाँ पर यही दी गई हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पता करके बताती हूँ कि इनकी एकांकियां की कौन सी एकांकी किसकी है, उदय शंकर भट्ट और उपेंद्रनाथ अश्क में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है बदलू, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। यहाँ पर लेखक हैं और यहाँ पर कहानियां दी गई हैं। राजेंद्र यादव, इनका समय है 1929 से 2013 और इनकी कहानियां हैं जहां लक्ष्मी कैद है 1957, देवताओं की मूर्तियां 1952, खेल खिलौने 1954, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियां 1972, हासिल तथा अन्य कहानियां 2006। शेखर जोशी, इनका समय है 1932 से 2022 और इनकी कहानियां हैं बदबू, कोसी के घटवार 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मीरा पहाड़ 1979, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। मोहन राकेश, इनका समय है 1925 से 1972 और इनकी कहानियां हैं जानवर और जानवर 1958, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने। तो साधारणीकरण की व्याख्या की है नगेंद्र ने। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है, लेकिन सर्वप्रथम साधारणीकरण की व्याख्या भट्ट नायक ने की है। यहाँ पर लेखक है और कहानियां हैं नगेंद्र। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण है यहाँ पर। भट्ट नायक विभावादी का साधारणीकरण होता है, अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है, विश्वनाथ विभावादी का अपने पराये, आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण होता है, रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भेद अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। सभंग श्लेष, जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष, श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग श्लेष होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है।
सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, राम रहीम अलका। तो इनका जो सही क्रम है वो है बी, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, सिंह सेनापति। यहाँ पर उपन्यास है, वर्ष है, लेखक है और जन्म निधन वर्ष है। अलका 1933, निराला 1896 से 1961, राम रहीम 1936, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 से 1971, शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, अज्ञे 1911 से 1987, सिंह सेनापति 1942, राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1961। प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम हमें बताना है। परती परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। तो इसमें सही जो क्रम है वो है सी, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका समय है 1921 से 1977 के उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 और यह अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो इसमें सही क्रम यही है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का समय है 1879 से 1937 के कहानी संग्रह क्रमानुसार हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें सही क्रम है सी, इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रचना है, वर्ष है और रचनाकार है। इतिहास तिमिरनाशक 1873, शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 इनका समय है। शिव शंभू के चिट्ठे 1905 से बालमुकुंद गुप्त 1905 इस शिव शंभू के प्रकाशन वर्ष है। बालमुकुंद गुप्त, इनका समय है 1865 से 1907। साहित्य देवता 1943, माखनलाल चतुर्वेदी 1879 से 1968, सीढ़ियों पर धूप में 1960, रघुवीर सहाय 1929 से 1990। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है। बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, साहित्य और संस्कृति। तो इसमें सही क्रम है बी, भारतेंदु युग, भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। रामविलास शर्मा का समय है 1912 से 2000 और इनकी कृतियां क्रमानुसार यहाँ पर दी गई हैं। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु, हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं 1953, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954, विराम चिन्ह 1957, आस्था और सौंदर्य 1961, निराला की साहित्य साधना, इसके 3 भाग हैं, 1969 में है, फिर 1972 और फिर 1976। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा, युगबोध और कविता 1981, कथा, विवेचना और गद्य शिल्प 1982, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा समस्या है 1965 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 1981, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद 1992, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद 1994, इतिहास दर्शन 1995, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं 2000। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य।
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनियों से शब्द बनता है। शब्द या पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाच्य निर्मित होता है। इसका क्रम यह होगा: ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विचार में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ्य, तालव्य, वतर्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो सही क्रम यही है। कंठ्य ध्वनियां हैं क, ख, क वर्ग, तालव्य है च वर्ग, मूर्धन्य ट वर्ग, दंत्य है ट वर्ग, ओष्ठ्य है प वर्ग। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। तो इसमें सभी विकल्प गलत दिए गए हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, इसको दो भागों में विभाजित हुई है, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। फिर उत्तर शैली विभाजित हुई, उत्तर शैली चली आगे गुप्त लिपि करीब 4-5वीं सदी, और सिद्ध मातृका या कुटल लिपि। फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, देवनागरी लिपि 9वीं सदी, शारदा लिपि 10वीं सदी। और फिर ये डिवाइड हुई गुरुमुखी में, कश्मीरी में, लहंदा में और टाकरी में। दक्षिणी शैली का विभाजन हुआ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है दक्षिणी शैली से। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।